Okay, we have seen exhaustive search traveling salesman problem, traveling salesman problem for very exhaustive search approach. हम तमाम के तमाम combinations बनाएं और we have seen कि अगर हमारे पास n cities मौजूद हो तो we would have n factorial routes और n factorial paths जिसके जरिए से हर सिटी तक पहुंचा जा सके और वापस उसी सिटी तक हम आ सकें। तो टोटल n फैक्टोरियल जो है वो पाथ बन सकते हैं। इट्स द सेम थिंग क्या चार नंबर्स को टोटल कितनी डिफरेंट वेज में अरेंज किया जा सकता है या चार कैरेक्टर्स को यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिटीज जो है वो कैरेक्टर्स के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n सिटीज को बहरहाल हम n फैक्टोरियल वेज के अंदर हम अरेंज कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल टोटल मेरे पास रूट्स बनेंगे टू फाइंड n फैक्टोरियल रूट्स। हमारे पास हम जानते हैं फैक्टोरियल की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। फॉर इंस्टेंस 10 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। सो एक बहुत लार्जर नंबर आ जाएगा। सो जैसे ही मेरे पास नंबर ऑफ सिटीज जो है वो थोड़े से भी बढ़ेंगे क्योंकि फैक्टोरियल की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नतीजतन जो है वो although it's a correct solution for traveling salesman problem, but it's not feasible for computers to compute. So कैसे हम क्या करते हैं we will discuss shortly after these problems. Next हमारे पास जो एक interesting सा problem which is knapsack problem. It is also an NP hard problem. क्या होते हैं NP hard problems हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। नैपसैक प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि इफ वी हैव अ नैपसैक, एक बोरिया हमारे पास हो, एक बैग हो हमारे पास और उस बैग के फिल होने की कोई कैपेसिटी है। लेट्स से इस बैग के ऊपर जैसे कि मुझे नजर आ रहा है 15 केजी इस बैग की कैपेसिटी है। अब मैंने इस बैग में 15 केजी से ज्यादा सामान नहीं रख सकता और मैं चाहता हूँ इस बैग के अंदर मैक्सिमम वर्थ का सामान आ जाए। हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीजें मौजूद है जिनकी जो है वो वर्थ डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इनका वेट भी डिफरेंट है। इसकी वर्थ जो है वो $2 है और इसका वेट 2 kg है। इसकी वर्थ $1 है और इसका वेट 1 kg है। इसकी वर्थ $4 है और इसका वेट 12 kg है। $2 with 1 kg, $10 with 2 kg। So या 1 kg, $10 with 1 kg। So अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस बैग में मैक्सिमम वर्थ का सामान रख के ले जाऊँ। ये कुछ इसी किस्म की स्टोरी। एक आदमी बाहर में चला गया और उसके पास जो है खजाना मिल गया और उसके पास एक बोरिया है और वो उस बोरिया को भरना चाहता है और वही है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के वहाँ जो है वो आइटम्स मौजूद हैं तो वो आदमी एक ही दफ़ा जाके वापस बाहर आ सकता है। तो वो ये चाहेगा कि इस बोरिया में जो है मैक्सिमम वर्थ का सामान है। तो वो चीज़ें रखना चाहेगा वो जिनका वेट कम हो लेकिन उनकी वर्थ ज्यादा हो। सो दैट ज्यादा से ज्यादा सामान भी आ जाए। कम वेट के सामान का ज्यादा सामान और ज्यादा वर्थ का उसको रखें। ऑलराइट, so this is the problem of knapsack problem. So अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? Again, what would be the solution? The brute force solution or is a direct solution। और वो क्या हो सकता है कि मैं तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाऊं। यानी ये जितने मेरे पास आइटम्स मौजूद हैं इन तमाम के तमाम को मैं रख के चेक करूं इनमें से कौन से कॉम्बिनेशंस की वजह से जो है मेरे पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा आइटम्स आ सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस हम इस प्रॉब्लम को एक सेट कर लेते हैं और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मेरे पास एक नैपसैक है जिसकी जो है वो कैपेसिटी 10 kg है या 10 है जो भी यूनिट्स हैं इसके वेट या ठीक है हम 10 kg कंसीडर कर लेते हैं। और हमारे पास भी है वो ये चार आइटम्स मौजूद है। इसका वेट 7 है, इसका वेट 3 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 5 है एंड इसकी कॉस्ट $42, $12, $40, $25 है। सो हम मुझे स्नैपसैक की कैपेसिटी से मैं ज़्यादा सामान भी नहीं भर सकता स्नैपसैक के अंदर और यकीनन मैं चाहूँगा कि ऐसे आइटम्स ज़रूर जिसकी वजह से नैपसैक की कैपेसिटी से एक्सीड भी ना करे, 10 kg से ज़्यादा भी ना हो सामान और मैक्सिमम वर्थ का सामान आ जाए। सो अब मैं कौन से आइटम्स रखूं? इस वक्त हमने चार लिए। अगर हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हो और नैपसैक मौजूद हो हम इस तरह कौन कौन से आइटम्स को सेलेक्ट करें। सो वी हैव आइडिया कि हम मैं जो तमाम कॉम्बिनेशंस बनाऊं। तमाम कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं? क्या अगर मैं सिर्फ इसको रखूं तो क्या ये नैपसैक की कैपेसिटी के अंदर आता है? ये वाला वेट ओके आता है, 7 वेट है और $42 इसका मैं $42 वर्थ की जो है वो सामान लेके जा रहा हूँ। अगर सिर्फ इसको रखूंगा तो
यानी सिर्फ एक एक आइटम रखूंगा तो नैपसैक की कैपेसिटी के तो अंदर ही होऊंगा मैं, और मैक्सिमम के किसको लेके जाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं दो दो आइटम्स रखूं, वन के साथ में टू रख लूं, वन के साथ थ्री, वन के साथ फोर रख लूं, सिमिलर टू के साथ थ्री, टू के साथ फोर रख लूं, यानी हमने तमाम कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू कर दिए हैं कि टोटल वेट मेरे पास कितना, अगर कुछ ना लेके जाऊं तो टोटल वेट भी नील होगा और टोटल वैल्यू भी नील होगी मेरे पास। एक आइटम आइटम वन रख लूं सिर्फ तो वैल्यू 42 चली जाएगी, आइटम टू रख लूं, आइटम थ्री रख लूं, वन और टू दोनों रख लूं तो विद इन द लिमिट ही रहूंगा मैं, फिर वन और थ्री रख लूं तो अब ये जो है वो नैपसैक की कैपेसिटी से जो है वो एक्सीड कर जाएगा। तो दिस इज नॉट फीजिबल सोल्यूशन, इसकी वट एवर द वैल्यू इज, लेकिन ये फीजिबल नहीं क्योंकि नैपसैक की लिमिट से बाहर चला जाएगा। तो मेरे पास एग्जॉस्टिव सर्च इसका या मेरा इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या हो सकता है मेरे पास, कि मैंने तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए और उसमें से मैंने देख लिया वो वाले कौन से कॉम्बिनेशन है जो जो नैपसैक की लिमिट के अंदर है, जिनकी वजह से वेट आ रहा है। जैसे ये सबकी वजह से नैपसैक के अंदर वेट था, ये दो जो है वो एक्सीड कर रहे थे, ये सारे ही एक्सीड कर रहे हैं। तो अब ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे जो फीजिबल थे, $65, $37, $52, $54, इनमें से जो ज्यादा हाईएस्ट वर्थ का होगा वो वाला कॉम्बिनेशन रखूंगा। सो सीम्स के हमारे पास जो है वो 3 4 अगर रख लिए जाए तो कॉस्ट भी वेट भी एक्सीड नहीं होगा, टोटल वेट 9 होगा और टोटल जो मेरे पास वैल्यू चली जाएगी स्नैपसैक के अंदर वो 65 चली जाएगी। सो इस सूरत में मेरे पास जो है वो ज्यादा कम से कम वेट में मैं ज्यादा से ज्यादा वर्थ का जो है वो सामान लेके जा पा रहा हूँ। ठीक है ना, यानी हमने जो है वो $3 और $4, सॉरी आइटम 3 और आइटम 4 की बात कर रहे हैं। सो टोटल जो है वो इसकी वर्थ 65 हो गई है और जो टोटल वेट जो है वो 9 है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट एक्सीडिंग द knapsack कैपेसिटी। सो तो दिस इज द वे, ब्रूट फोर्स अप्रोच। मैं तमाम कॉम्बिनेशंस बनाए और उसमें से वो वाले सेलेक्ट कर ली जो मेरी पर्टिकुलर लिमिटेशंस को फॉलो कर रहा था, पर्टिकुलर लिमिटेशंस को एग्री कर रहा था। मेरी लिमिटेशन क्या थी कि नैपसैक के अंदर जो सामान है उसका वेट 10 kg से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वो वाले आइटम्स को यहाँ से हटा दिया जो है वो नैपसैक की कैपेसिटी से ज्यादा जिनका वेट था, इनको तो मैंने कह दिया ये वाले आइटम्स जो है वो फिजिबल ही नहीं है क्योंकि नैपसैक की कैपेसिटी से ज्यादा का इनका जो है वो वेट बन रहा है। सो लेकिन इसके अलावा जो मेरे पास आइटम्स आए थे उनमें से मैं मैक्सिमम वाली वर्थ वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया और आई फाउंड कि इट्स $65, उस पे कॉम्बिनेशन 3 4 बन रहा है तो नैपसैक 3 और 4 करना चाहिए। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम की कैसे हमने सॉल्व किया? वासिक, अगर आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो कोशिश करें और दोबारा कनेक्ट करने की, और कोई हल इस वक्त और नहीं है। नहीं, रवा मौजूद हैं, वो हम थोड़ा सा हमें थोड़ा सा वेट करने दें। वो एफिशिएंट सोल्यूशन किस तरह के हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। वी हैव एफिशिएंट सॉल्यूशंस लेकिन वो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं है। हम उसको बात करेंगे लेकिन वो कितने टॉलरेंस लिमिट के अंदर होगा। सो हमने इस पे बात करनी है यकीन आज या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यकीन इस पे बात करेंगे। पी एनपी क्लास और एनपी हार्ड इसी बेसिस के ऊपर बनाएंगे। ओके, सो अब अगर इसकी बात की जाए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यानी जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे एक्चुअली उतने स्टेप्स यहाँ पे लगेंगे। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे हम ये जानते हैं कि हम एक्चुअली फिर से नंबर्स को अरेंज करते हैं। और अगर मैं गौर से देखूं तो ये तो वही वाली बात हो रही है जो पावर सेट में हम बनाते थे। पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सब, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। ये एक्चुअली सबसेट्स ही तो सारे बने, फिर nil set और 1 2 3 4 रखा, फिर 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 और देन जो है वो 1 2 1 2 4 1 2 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4, ये टोटल जो है वो मैंने तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस बना लिए। तो एक आइटम का, फिर दो आइटम के कॉम्बिनेशन, फिर तीन आइटम के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फिर चारों आइटम का जो है वो रख लिए। सो ऑल्दो ये पिछले वाले प्रॉब्लम से डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे, वहाँ ये थे कि 4 सिटीज थी, चारों को किस तरह से अरेंज किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक आइटम भी रख सकता था, फिर दो आइटम भी रख सकता था, तीन आइटम। सो वी ऑल नो दैट पावर सेट के अंदर जो है वो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक सेट के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो इसके पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे?
एक सेट के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो इसके पावर सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद या टोटल सेट्स की तादाद जो है वो हम सब जानते हैं वो 2 पावर n होती है। हमने ये जो है वो मैट्रिक क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं कि एक सेट के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो टोटल उसके पावर सेट के अंदर जो है वो 2 पावर n कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 4 एलिमेंट्स का मतलब है 16 कॉम्बिनेशंस बना पाऊंगा, 5 एलिमेंट का मतलब मैं 32 कॉम्बिनेशंस बना पाऊंगा, राइट। So the time complexity will be 2 power n because इतने इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेट्स अगर हमारे पास जो है वो ये आइटम सिर्फ 10 होते हैं तो कॉम्बिनेशंस कितने बन जाते हैं 2 पावर 10, 2 पावर 10 इज एक्चुअली 1024 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और यही अगर 11 हो जाते हैं तो मेरे पास कितना हो जाता 2048 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। यू कैन सी कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं यानी जो है मेरे पास इनपुट साइज अगर एक्सपोनेंट्स पावर्स में अगर आ जाएगा तो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज करना शुरू होगा। 11 हुआ 2048, 12 हो जाएगा मेरे पास ये साइज और बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा ये इनपुट साइज यानी ये नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास बढ़ना शुरू है। अभी हमने 4 की एग्जांपल ली थी, ये अगर 10 हो गए तो उनको सॉल्व करने में 1024 स्टेप्स लगेंगे। ये अगर 11 हो गए तो 2048 स्टेप्स लग जाएंगे। ये अगर 12 आइटम्स हुए तो इस तरह से सॉल्व करने में मेरे पास जो है वो 4096 स्टेप्स लग जाएंगे। सो ऑब्वियसली मेरे पास जो है वो इस सोल्यूशन की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा एक्सपोनेंट्स के अंदर मौजूद है। और हम अगर ड्रॉ करें फंक्शंस को तो एक्सपोनेंट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। Alright, so we have seen exhaustive search solutions for traveling salesman problem. Or we have seen an abstract problem, and lastly we have job assignment problem. Job assignment, these are actually the problems which are highlighted in our outline, so I want to cover these, and these are the problems just to understand the brute force and exhaustive search problems. So उसका कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा हम फोकस करके नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, इनके सॉल्यूशंस की तरफ हम नहीं जानना चाह रहे। हम सिर्फ एग्जॉस्टिव सर्च अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच को इसके जरिए से समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स और इनको जो है हम इनके एफिशिएंट सॉल्यूशंस पर भी हम फिलहाल कोई बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उनके जो है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन एंड ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम। जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम्स किस तरह की प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि मेरे पास कुछ जॉब्स हैं और कुछ पर्सन हैं। 4 जॉब्स हैं और 4 पर्सन, लेट्स से फॉर द सिंपलिसिटी ये 4 जॉब्स हैं और ये 4 पर्सन है। अच्छा, हर जॉब को परफॉर्म करने का जो है वो मेरे पास हर पर्सन की डिफरेंट कॉस्ट है। कि मेरे पास जो है वो पर्सन 1 जॉब 1 को करने के लिए लेट्स से जो है वो 9000 रुपीज लेता है। पर्सन 2 उसी जॉब को करने के लिए जो है वो 2000 रुपीज लेता है। पर्सन 3 जो है 7000 रुपीज लेता है। पर्सन 4 जो है वो 8000 रुपीज लेता है। और इट में रिप्रेजेंट द टाइम एज वेल कि जो है वो यही काम करने के ये 9 घंटे लेता है, वो 2 घंटे लेता है, ये 7 घंटे लेता है और ये 8 घंटे लेता है। तो ऐसी पर्सन 2 जो है वो जॉब 1 करने के लिए जो है वो मेरे पास जो है वो 6000 रुपीज लेता है, 4000, 3000, 7000 फॉर द अदर जॉब्स। सो यहाँ मेरे पास जो है वो हर पर्सन की पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट, पर्सन 1 की जॉब 1 की कॉस्ट है, पर्सन 2 की जॉब 3 की कॉस्ट 3 है, पर्सन 3 की जॉब 4 की कॉस्ट 8 है, वगैरह वगैरह सारी जॉब। अब मुझे ये जॉब असाइन करनी है कि जॉब 1 मैं किसको असाइन करूँ। जॉब यानी ये चारों पर्सन काबिल हैं कि ये जॉब परफॉर्म कर सकते हैं विद डिफरेंट कॉस्ट। ये कॉस्ट कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं, डायरेक्टली उनकी जो है वो पेमेंट्स को, सैलरीज को, उनकी वेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मे बी द टाइम और सेम बी सम अदर पैरामीटर, व्हाटएवर इट इज वी विल जस्ट इंटरप्रेट एज अ कॉस्ट। सो पर्सन 1 की एक चारों जॉब करने की डिफरेंट कॉस्ट है, पर्सन 2 की उन्हीं चारों जॉब के लिए कुछ डिफरेंट कॉस्ट है, पर्सन 3 की, पर्सन 4 की कॉस्ट है। अब मैं ये जॉब असाइनमेंट इस तरह से करना चाहता हूँ कि एक एक जॉब एक एक आदमी करे और टोटल जो मेरे पास कॉस्ट हो वो मिनिमाइज हो जाए। मैं पर्सन 1 को वो वाला काम दूं, पर्सन 2 को वो वाला काम दूं, पर्सन 3 को, पर्सन 4 को वाला काम दूं, जिससे मेरी जो है वो टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। रिमेंबर, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। हो सकता है यानी ऐसा भी मुमकिन है कि पर्सन 1 2 काम बहुत अच्छे कर रहा है। पर्सन 1 जो है वो जॉब 1 भी, या पर्सन मैं इसी डेटा के हिसाब से अगर कोई बात कर लूं तो पर्सन 3 जो एक ऐसा पर्सन है लेट्स से जो जॉब 5 भी बहुत कम कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट में कर रहा है, और जॉब
3 भी सबसे कम कॉस्ट में कर रहे हैं, तो इधर पर्सन 3 को मुझे जॉब 1 असाइन करनी है या जॉब 3 असाइन करनी है। अब इट डिपेंड्स कि जॉब 1 को जो है वो और कौन जो है इससे कम कॉस्ट में असाइन करता है, और इसी जॉब 3 को और कौन इससे जो है वो नियरेस्ट टाइम में जो है, यानी एक पर्सन को मैं एक जॉब असाइन कर सकता हूँ। सो ये भी जरूरी नहीं है जो पर्सन जो है वो जिस जॉब को जो है वो कम कॉस्ट में करता है मैं वो उसको असाइन करता जाऊँ। ऐसा हो सकता है एक ही पर्सन जो है वो 2 जॉब्स को जो है वो कम से कम कॉस्ट में जो है वो कर रहा होता है। सो कर सकता है, तो देयर कुड बी सम क्लैशेस। सो अब इसका रूट फोर्स सोल्यूशन क्या हो सकता है कि अब मैं फिर से तमाम या एग्जॉस्टिव सोल्यूशन क्या होगा कि मैं तमाम सर्चिंग करूं, तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाऊं कि यानी वो कॉम्बिनेशन क्या बनाऊं, पर्सन 1 को जॉब 1, पर्सन 2 को जॉब 2, पर्सन 3 को जॉब 3, पर्सन 4 को जॉब 4। मैंने जो है एक कॉम्बिनेशन ये बना लिया और इसकी मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या आ गई, मेरे पास 18 आ गई कि जॉब 1 परफॉर्म करने के लिए पर्सन 1 जो है वो 9 कॉस्ट लेता है, पर्सन ऐसे जो है वो पर्सन 2 जो है वो जॉब 2 परफॉर्म करने के लिए 4 कॉस्ट लेता है, पर्सन 3 जॉब 3 परफॉर्म करने के लिए 1 कॉस्ट लेता है और पर्सन 4 जॉब 4 परफॉर्म करने के लिए 4 कॉस्ट लेता है। सो सिमिलरली मैंने एक कॉम्बिनेशन ये बनाया, फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाया, पर्सन 1 को जॉब 1, पर्सन 2 को जॉब 2 और पर्सन 3 को जॉब 4 और पर्सन 4 को जॉब 3 दे दी मैंने। तो उस सूरत में फिर मैंने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ऐसी तमाम कॉम्बिनेशंस बनाया और तमाम कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद मैंने सबकी जो है वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। इसमें से जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो वाला कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट कर लूंगा कि इसका मतलब है ये वो कॉम्बिनेशन है जिसकी टोटल कॉस्ट जो है मेरे पास मिनिमम आ रही है, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम कि इसके में हम कैसे सेलेक्ट कर सकते थे, ब्रूट फोर्स अप्रोच हमने क्या काम किया। जी, ये जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम या कुछ समझ में आई बात। सो वी नीड टू डू दिस कि हमें तमाम कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज कि कोई ये ना सोचे कि मैं ऐसा काम कर लूं, भाई जो आदमी जो काम कम कॉस्ट में करता है मैं उसको वही काम दे दूं। जैसे जो है वो जॉब 1 को सबसे कम कॉस्ट में कौन कर रहा है, जॉब 2 को सबसे कम कॉस्ट में कौन कर रहा है, जॉब 3 को सबसे कम कॉस्ट में कौन कर रहा है, जॉब 4 को सबसे कम कॉस्ट में कौन कर रहा है। आप समझे किस तरह से मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ, तो इसके नतीजे में क्लैशेस आते हैं। जैसे डिस्कस किया, जैसे पर्सन 5 जो है जॉब 1 भी अच्छी परफॉर्म कर रहा है, जॉब 3 में, अब उसको कौन सी परफॉर्म करनी है, तो इट डिपेंड अपॉन द अदर कंस्ट्रेंट्स कि मैं अगर जो है वो जॉब 3 जो है वो 2 को साइन करूँ और जॉब 1 को साइन करूँ वगैरह वगैरह। So the first most solution or brute force solution is कि मैं तमाम combinations बनाऊं और तमाम combinations बनाने के बाद उसमें से जो वो वाला combination select करूं जिसकी total cost मेरे पास जो है वो कम आ जाए। अच्छा, अब अगेन वही प्रॉब्लम कि इस एल्गोरिथम की भी ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ रेट क्या होगा। सो मुझे एक्चुअली तमाम कॉम्बिनेशन बनाने और फिर उनकी कॉस्ट को सम अप करना है। सो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अब इस पर बात आ जाए। सम अप करने में ऑब्वियसली जितनी वैल्यूज होंगी उतनी सम अप तो हो जाएंगे स्टेप्स के अंदर, लेकिन जो है वो कॉम्बिनेशंस कितने मेरे पास जो है वो बनेंगे। सो अगेन ये वही बात है, 4 नंबर है, 4 नंबर को मैं कितने डिफरेंट वेज के अंदर अरेंज कर सकता हूँ। 4 मेरे पास पर्सन थे, अब पर्सन 1 2 3 4 इनको मैं कितनी डिफरेंट वेज के अंदर अरेंज कर सकता हूँ। मेरे पास यू कैन एज्यूम कि जो है वो 4 जॉब सामने मौजूद है। मैंने कहा अच्छा पर्सन 1 तुम जॉब 1 के सामने खड़े हो जाओ, जॉब 2 के सामने, जॉब 3 और जॉब 4 के सामने, तो एक ही कॉम्बिनेशन। मैंने कहा पर्सन 1 जो है वो जॉब 4 के सामने आ जाए, पर्सन 4 जो है जॉब 1 के सामने, अनदर कॉम्बिनेशन। और मैं तमाम कॉम्बिनेशन बनाने, तो अगेन जो है वो मेरे पास इस तरह से बनाने में टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, टोटल जो है वो 4 फैक्टोरियल जो है वो कॉम्बिनेशन बनेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिकॉज इट हैज n पर्संस एंड n जॉब्स। अगर मेरे पास जो 4 पर्सन एंड 4 जॉब्स, अगर इन जनरल मेरे पास n जॉब्स और n पर्सन हुए तो इट विल टेक n फैक्टोरियल स्टेप्स, n फैक्टोरियल टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सो ऑब्वियसली फैक्टोरियल्स की ग्रोथ भी जो है वो बहुत लार्ज होती है। You can see its growth rate as well. ठीक है, you can see in this graph, यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट फंक्शंस की जो है वो ग्रोथ रेट को प्लॉट किया हुआ है।
एक तो हमारे पास यहाँ पे you can see constant function, dark blue line, which is not visible in this graph because it's always constant, और तो जो है वो उसका growth rate नीचे ही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू लेकर, इवन वो यहाँ पे भी होती तो वो आगे जाके यहीं पे रहती है, सारे ग्राफ ऊपर चले जाते हैं, नीचे रहते हैं। इट इज एक्चुअली शो कि जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर है, इसलिए जो है वो सबसे नीचे रहेगी इवन इट्स नॉट विजिबल। देन वी हैव log n फंक्शन, जो कि रेड से मार्क हुआ है, ग्रीन से मार्क हुआ है, लीनियर फंक्शन n, यानी कि ग्रोथ है। देन n log n, जैसे कि हमने कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े थे, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। देन वी हैव n स्क्वायर, और ये n स्क्वायर नजर आ रहा है लाइट ब्लू कलर से। उसके बाद मेरे पास जो है इवन n स्क्वायर n क्यूब होता तो यहाँ कहीं जा रहा होता है, और उसके बाद कोई भी पोलिनोमियल होता है उसकी ग्रोथ रेट। लेकिन ये जो फंक्शंस हैं 2 पावर n और n फैक्टोरियल, 2 पावर n और n फैक्टोरियल, जो लास्ट के दो हैं जो वायलेट और ऑरेंज कलर से यहाँ पे मार्क हुए हैं, इनकी ग्रोथ रेट हम देख सकते हैं कि ग्राफ प्लॉट के ये वैल्यू बहुत थोड़ी सी है, और जो है यहाँ पे मेरे पास जो है ये वैल्यू बहुत जो है आगे। इवन जो है मैं फैक्टोरियल ऑफ 50 कैलकुलेट करने में जाऊंगा तो ये ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुका होगा यहाँ पे। सो बिटकॉइन के ग्रोथ रेट जो है वो मेरे पास काफी ज्यादा है। सो ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिनके जो है वो सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं, हैं। और ये कुछ प्रॉब्लम जो आखिर हमने एग्जॉस्टिव सेट प्रॉब्लम मालूम देखे हमने, और इनके कॉम्प्लेक्सिटी का जो है कोई एनालिसिस किया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी फैक्टोरियल्स में और एक्सपोनेंशियल में करके, व्हिच आर नॉट फीजिबल सॉल्यूशंस। तो अब इस बुनियाद के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम को कहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के अभी तक फिजिबल सोल्यूशन मालूम है, और इन प्रॉब्लम्स के अभी तक फिजिबल सोल्यूशन मालूम नहीं किए जा सके। राइट, आई वांट वन मोर थिंग कि मैंने जैसे आज कहा भी था, हम प्रोजेक्ट्स को भी आपके मैंने जो है वो प्रोग्रेस देखनी है। सो आप सब लोग इसके लिए रेडी हैं? बिकॉज वी हैव 1 आवर लेफ्ट, और मुझे डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि हमें प्रोजेक्ट्स देखने क्या हैं। रेडी है सर? क्या प्रोजेक्ट्स मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस डिस्कस कर लिएगा, सो दैट कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो वो डिस्कस हो जाएंगे कि आपने आगे क्या करना है। यस सर। तो आज ये करना है हमने, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोगों के प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, या फिर हम ऐसा ना हो कि मैं प्रोजेक्ट की तरफ जाऊं तो आप बोले जो है वो कुछ ना कुछ किया हुआ अभी रेडी ना हो, या आप कहेंगे प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो इससे बेहतर हम लेक्चर ही कंटिन्यू करें। वी हैव 2 वीक्स लेफ्ट। एक हमने फाइनल जो वीक होगा मैं फर्स्ट में से लेकर 7th में तक, उसमें जो है प्रोजेक्ट की आपकी फाइनल इवैल्यूएशन। पेपर कैसे होंगे? जी, पेपर कैसे होंगे फाइनल? फाइनल पेपर ऑनलाइन ही बज़ाहिर नजर आ रहे हैं हमें, ऑल्दो वी आर वेटिंग फॉर द एचईसी पॉलिसी, बट ऑनलाइन ही नजर आ रहा है। सर ये क्विज़ेस वगैरह नहीं ले रहे आप, और असाइनमेंट्स जो? बस एक असाइनमेंट मैंने और देना है, और आपकी क्लास में क्विज कितने हो चुके हैं अभी तक? क्विज तो मेरे ख्याल से शायद नहीं, एक हुआ है शायद, एक हुआ है सर, नहीं एक या 2 हुआ है। नहीं, ज्यादा होने चाहिए। 3 हो चुके हैं मेरा ख्याल है, और हम 2 क्विजेज और ले लेंगे। 2 वीक्स है ना हमारे पास, तो हम 2 वो क्विजेज इसका और, ले लीजिएगा। हाँ कुछ ऐसे ही कर लेंगे, सो दैट हमें जब परेशानी ना हो 2 क्विजेज और, सो दैट सबके अवेलेबिलिटी उसमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो। सर क्या मतलब टाइमिंग फिर कितनी होगी? टाइमिंग क्योंकि लोगों के इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी इशू है, टाइमिंग कुछ बढ़ाएंगे या फिर वही 3 घंटे का ही अगर ऑनलाइन हो? नहीं बढ़ाएंगे इसमें ना, हम सोच रहे 5 घंटे करते हैं। 3 घंटे वाला पेपर होगा, लेकिन उसके लिए आपको 5 घंटे दिए जाएंगे सॉल्व करने के। कुछ ऐसा सोचा जा रहा है अभी, ऑल्दो वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल पॉलिसी फ्रॉम एचईसी। लेकिन जो है वो प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक नहीं सर, या 1 मई से 7 मई तक जो है हम इसकी फाइनल इवैल्यूएशन करेंगे। आई वांट कि आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें, जिसके प्रोजेक्ट में जो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो जो है वो हल हो जाए। सो वो हम अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर एक टॉपिक हमने और कवर करना है पीएनपी और वगैरह, उसके बाद सिर्फ हमारा आधा घंटा रह जाएगा, और वी मे डिस्कस इट आफ्टर इन नेक्स्ट वीक एज वेल। नेक्स्ट वीक क्लासेस के अंदर में कुछ डायनामिक दे रहा है। सर प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी कोई देरी तो नहीं है हम लोग के टॉपिक के जो कंटिन्यू करने को?
अगर प्रोजेक्ट देखना है तो सर 50% से ज़्यादा काम होगा प्रोजेक्ट। अच्छा, सो यू पीपल आर रेडी कि आपकी जो है वो अगर डायरेक्ट फाइनल इवैल्यूएशन ले ली जाए फर्स्ट में से 7th में, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स ओके। नहीं सर ठीक है। ठीक है, और कोई जो लोग मौजूद हैं आप लोग, मैं चाहूंगा अगर कोई अगर प्रोग्रेस अपनी दिखाना चाहता है तो फिर आप दिखा सकते। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर सर, उसी दिन देख ले। अभी इस वक्त अभी रिसर्च वाला जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं, वो भी तकरीबन फाइनल माइलस्टोन जो होता है हमारा, हम लोगों ने पेपर से कलेक्ट कर लिए हैं और उसको जो एक्सट्रैक्शन भी कर लिए। अभी मेरे पार्टनर्स ने जो उनका काम था, उन्होंने एल्गोरिथम जो सिलेक्ट किए थे उन्होंने भी भेज दिए हैं मुझे। ठीक है तो बस फिर ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। सर जी कहिए। सर वो मतलब हमारे पेपर जो स्टार्ट हो रहे हैं 9th ऑफ मई से हैं, तो मतलब हमारी जो क्लासेस है वो 7th मई तक चलती रहेंगी मतलब? बिल्कुल ऐसे ही है, 7th मई तक क्लास चलती रहेंगी। मुझे तो पता चलता है 8 मई से पेपर है, हो सकता है एक दिन का वो गैप दे के 9 मई से कर दूं। मेरे सामने तो 8 मई से आएगी सर। तो प्रिपरेशन का क्या होगा? बस वो लास्ट वीक की क्लासेस होंगी। लास्ट वीक में आपने प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन ही करानी होगी, तो उसमें कोई नया टॉपिक्स तो कवर नहीं होंगे, तो यू कैन डू कंसीडर दिस वीक एज प्रिपरेशन। और ये हमेशा ही होता है, कोई नई बात नहीं है, हमारा हमेशा ही क्लासेस ऐसे ही एंड होती हैं। जब ये क्लासेस एंड होती हैं उसके 2 दिन बाद पेपर्स हो रहे होते सर शेड्यूल सर कब तक आएगा? हैं। शेड्यूल मेरा ख्याल है वो मैंने सुना था नबील भाई बना रहे थे, सर मिड्स का होता है, फाइनल्स का ये नहीं होता होगा या आ जाएगा काफी। सर ये भी बता दें, सर ये भी बता दें 1st से 7th तक जो आप लेंगे वो किस सीक्वेंस में लेंगे, ग्रुप्स के सीक्वेंस बता दें। हाँ, उसमें मैं ये करूंगा, प्रोजेक्ट लिस्ट ना गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूँ, उसमें जो ग्रुप नंबर्स होंगे ना उसी सीक्वेंस से मैं ले लूंगा। और आई विल डू वन मोर थिंग कि जो है उसमें मैं जो भी करंट प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसको हाईलाइट करता रहूंगा, आपके पास गूगल ड्राइव में वो अपडेट हो जाएगा, सो दैट यू कैन सी कि आपका नंबर, यानी अप्रोक्सीमेटली हर ग्रुप के ऊपर 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं इन्वेस्ट हो सकेंगे। सो आप लोग उस हिसाब से जाओ फिर ऑनलाइन हो जाए। राइट, मैं लिस्ट अपलोड कर दूंगा, उसमें ग्रुप नंबर्स होंगे, ग्रुप 1 2 3, ऑब्वियसली जो 1 के ऊपर होगा वो सबसे पहले आएगा। और आई विल also try to dedicate some timelines के इस टाइम से इस टाइम तक इसकी evaluation, इस टाइम से इस टाइम तक इसकी evaluation, so that कोई problem अच्छा सर, ये आपके सारी क्लासेस के प्रोजेक्ट आप सबके एक ही साथ चेक करेंगे? नहीं, मुमकिन नहीं हो सकेगा, जिसकी जो क्लास का दिन होगा उसी दिन चेक करेंगे। नहीं, क्योंकि असल में मैंने जो आप प्रोजेक्ट, मेरा प्रपोजल जो मैं तो दूसरी आईडी में मेरा पार्टनर है उसके साथ है। अच्छा, ये आपने मुझसे अलाउ करा लिया था पहले? जी सर, आपसे यूनिवर्सिटी में अलाउ करवा लिया था, प्रपोजल भी जब भी हो गया था। अच्छा, तो ईमेल आपके नहीं, आपने हार्ड कॉपी प्रपोजल सबमिट करा दिया था उसके लिए? सर हार्ड कॉपी मैंने ईमेल में करवाया था, वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, आपसे यूनिवर्सिटी में बात हो गई थी। ठीक है, तो आप क्या तो अपनी क्लास, आपकी क्लास में स्ट्रेंथ कम है ना? हाँ, आप दूसरा पार्टनर कौन सी वेडनेसडे वाली आईडी में होते हैं? जी सर, जी वेडनेसडे वाली में। हाँ, तो बस वो भी आपकी वाली आईडी में आके आप लोग एक साथ इवैल्यूएशन ठीक है। सर टाइमिंग क्या होगी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की? वही हमारी हर क्लास दिन? की टाइमिंग होगी, क्लास की टाइमिंग ही होगी, थर्सडे को ही होगी। फर्स्ट में से 7th मई के दौरान मेरा ख्याल है आपका जो 7th में है वो थर्सडे ही है। अच्छा, 7th मई इज यस थर्सडे 7th मई को आपकी जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है। सर एक बात है सर। जी सर आपने मुझे, मैंने आपको मतलब प्रपोजल भेजा था तो मैं अकेला था, आपने बोला किसी और के साथ, मतलब किसी ग्रुप को पकड़ लो उसके साथ बना लो, तो फिर ग्रुप को आपने बोला कि रीसेंड करो प्रपोजल, तो उन्होंने नहीं किया, तो अच्छा, आपने वो फिर प्रॉब्लम बोला ठीक है, मेरे सामने है, वो बजाय हम क्लास में डिस्कस करने के आफ्टर क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। चलें ठीक है, तो बजाय ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ सर वो मैं अच्छा, ये कोई और कोई क्वेरी कर रहा है? सर मैं ये कह रहा था कि जो है जो 20 पेपर्स हम लोगों ने जो अलग अलग टॉपिक्स हुए थे, हम 3 यानी कि ग्रुप मेंबर के, तो उसमें जो 20 पेपर्स निकाल लिए हमने, 20 पेपर्स में से हमने 7 पेपर्स जो है वो सेलेक्ट कर लिए, फर्स्ट पास सेकंड पास वगैरह के थ्रू जो है ना। अब उनका जो रिव्यू है, सब 7 पेपर्स का अलग अलग रिव्यू बनाना है या उनका एक ही रिव्यू लिखना है? अलग अलग हर स्टूडेंट ने बनाना होगा रिव्यू, उसको फिर फाइनली कंबाइन करके एक रिव्यू पेपर देना होगा। सर एक पहले अलग स्टूडेंट अलग ही ने बनेंगे। ये सर जैसे 7 पेपर एक स्टूडेंट ने जो निकाले हैं, उन 7 पेपर का एक ही रिव्यू बना है? एक रिव्यू पहले वो बनाएंगे, उसके बाद फाइनली उनको आपने कंबाइन करके एक रिव्यू पेपर भी सबमिट कराना है। पहले आप अलग अलग बनाएंगे, उसके बाद उसको कंबाइन करेंगे। सर उसका फॉर्मेट वगैरह कैसा होगा, थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट डन है, बस उसको फॉर्मेटिंग करनी है। Okay, I have some
सैंपल रिव्यू पेपर्स, जिसके जरिए से आपको हेल्प हो जाएगी। मैं सैंपल रिव्यू पेपर्स ऐसा करता हूँ गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूँ, सो दैट जी उसको सर, देख जी के सर, आप लोग जो है वो देख लेंगे कैसे आपने रिव्यू पेपर लिख सकते हैं। जी सर, जी सर, राइट, थैंक यू, बस यही कीजिए। ओके। सो वो वाला जो था वो मेरा ख्याल है जिनको वो पार्टनर का प्रॉब्लम था वो हम जो है क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। सर लास्ट 2 क्लासेस की जो वीडियोस रिकॉर्डिंग है वो हाँ, वो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड नहीं की अभी तक, उसको मैं रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह, आज ही कर देता ओके सर। हूँ। ओके, सो अब हमने कुछ एल्गोरिथम्स देख लिए। अब हम क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स हम नहीं बनाते एक्चुअली, इस कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ लोगों ने बनाई हैं, और बेसिक्स क्लासेस इसके अलावा भी फिर कुछ लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम की क्लासेस ऑन डिफरेंट कैटेगरीज बनाना शुरू कर दिए। तो कुछ मारूफ क्लासेस हैं प्रॉब्लम्स की जो आपको अक्सर डिस्कशन में आएंगी जब भी आप थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम्स के बारे में डीप स्टडी कर रहे होंगे। सो पी एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम्स हैं या ये कौन से क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स है जो दे आर एक्चुअली क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ये सारा का सारा हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स, यानी ये जो सर्कल आपको याद होगा सेट्स के अंदर हम वेन डायग्राम्स बनाते थे जो रिप्रेजेंट करता था कि ये जो है वो डिसजॉइंट सेट हैं और जो है ये जो है वो सेट्स हैं, इसके जरिए से हमारे पास यूनियन एक ऑपरेशन होता था, ऐसे ही जो है वो एक इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है, इंटरसेक्शन कंटेन्स द कॉमन ऑफ द टू सेट्स वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम ये जो ओवल शेप है ये सेट ऑफ प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस या जिनको कंप्यूटर्स के जरिए से सॉल्व किया जाता है। ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिनको कंप्यूटर्स के जरिए से सॉल्व किया जाता है, जिनके एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, और ये वो तमाम सेट ऑफ प्रॉब्लम मौजूद हैं। अब इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स के साथ लिखा हुआ है ये पीट क्लास ऑफ प्रॉब्लम में जो एग्जिस्ट करते हैं, कोई एनपी क्लास है, एक एनपी हार्ड क्लास और एक एनपी कंप्लीट क्लास है। हम अब इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्लासेस हमारे पास क्या क्या मौजूद है। बाय द वे इस मीटिंग में हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है अभी? 6 minutes. 6 minutes. Okay, we'll try to cover this thing in 6 minutes. Else हम जो है नया सेशन स्टार्ट करेंगे। Okay, so वो तमाम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जिनके एल्गोरिथम्स या सॉल्यूशंस ऐसे फाइंड किए जा चुके हैं या एल्गोरिथम्स ऐसे डिजाइन किए जा चुके हैं जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकते हैं, यानी इन एल्गोरिथम की ग्रोथ n है, n स्क्वायर, n क्यूब, n पावर 4 और व्हाटसोएवर किसी भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व किए जा सकते हैं। इस तमाम प्रॉब्लम्स को जो है हम पी क्लास के अंदर कैटेगराइज करते हैं, यानी हमने जो इससे पहले तक अभी तक प्रॉब्लम पढ़े थे आज की क्लास से पहले तक, ये तमाम पॉलिनोमियल टाइम के एल्गोरिथम्स थे, और वी कॉल दीज टाइप ऑफ एल्गोरिथम एज फीजिबल एल्गोरिथम्स के जिनको कंप्यूटर्स के जरिए से व्हाटएवर द साइज ऑफ द इनपुट, इनको कंप्यूटर्स के जरिए से फीजिबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कैलकुलेट किया जा सकते हैं इनके रिजल्ट्स को एल्गोरिथम्स के जरिए से, बिकॉज दे हैव पॉलिनोमियल ग्रोथ, और पॉलिनोमियल की ग्रोथ जो है बहरहाल एक्सपोनेंशियल फैक्टोरियल इन फंक्शन से जो है कम होती है, बहुत कम होती है। फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। सो वो तमाम पी क्लास के अंदर हम वो तमाम इट्स अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिनके एल्गोरिथम्स जो है वो फाइंड किए जा चुके हैं, जो कि जिनका रनिंग टाइम, जिनका एसिम्प्टोटिक टाइम जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन से रिप्रेजेंट हो सकता है, या वी से कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, या पॉलिनोमियल टाइम के अंदर जिनके रिजल्ट्स तक पहुंचा जा सकते हैं, जिन एल्गोरिथम्स के वो प्रॉब्लम्स को, वो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को तमाम को हम पी क्लास के अंदर कैटेगराइज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑल्दो वी हैव नॉट ग्राफ कनेक्टिविटी, प्राइमलिटी टेस्टिंग, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तमाम के तमाम जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास पी क्लास से कैटेगराइज करते हैं। हमने जो अभी तक प्रॉब्लम्स देखे वो तमाम के तमाम पी क्लास से बिलोंग करते हैं। होपफुली इट इज क्लियर। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप उसी वक्त मुझसे पूछ लिएगा, क्योंकि अब थोड़ी सी स्टोरी जो है ना वो डिफरेंट होती जा रही है और फिर आपको जो परेशानियां होती हैं लोगों को उसके।
Okay, next class we have NP class, which is non-deterministic polynomial. इसके अंदर हम उन प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करते हैं. रिमेंबर दीज आर द क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स. P एक क्लास है जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिनके पोलिनोमियल टाइम सॉल्यूशंस मौजूद हैं. पोलिनोमियल टाइम सॉल्यूशंस का मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके एल्गोरिथम्स, ऐसे एल्गोरिथम मौजूद हैं जिनके जरिए से उनके सोल्यूशन को पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया जा सकता है. यानी उनका जो रनिंग टाइम है वो पोलिनोमियल फंक्शन से रिप्रेजेंट हो सकता है. टू बी सिंपल, NP क्लास इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल्स. ये वो तमाम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, वो तमाम प्रॉब्लम्स इस क्लास के अंदर आते हैं जिनके पोलिनोमियल टाइम के सॉल्यूशंस अभी तक फाइंड नहीं किए जा चुके हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इनके एल्गोरिथम्स मौजूद नहीं है. इनके एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, लेकिन वो एल्गोरिथम्स जो हैं वो पोलिनोमियल टाइम में नहीं सॉल्व हो सकते. वो एल्गोरिथम्स जो है वो फॉर इंस्टेंस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंट्स के अंदर जाती है, फैक्टोरियल फंक्शन से रिप्रेजेंट होती है. इनके ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है. तो ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनके पोलिनोमियल टाइम के एल्गोरिथम्स अभी तक बनाए नहीं जा सके, जिनके पोलिनोमियल टाइम के सॉल्यूशंस अभी तक नहीं बनाए जा सके. फॉर एग्जांपल फैक्टोरिंग एक प्रॉब्लम है मेरे पास, ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म प्रॉब्लम है, और यू कैन जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट के एनपी क्लास से और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. आई विल गिव यू एन असाइनमेंट फ्री एज वेल कि आप थोड़ी सी इसके ऊपर और सर्चिंग करें. राइट, सो कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे एनपी क्लास के प्रॉब्लम हमने क्या बात की कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट आई विल गेट कि आप एग्जैक्ट वही चीज जो है वो समझ पाने जो मैं कहना चाह रहा हूँ. बस लोगों को प्रॉब्लम होती है इस क्लासेस में समझने में. यस, एनीवन? सर वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पावर के अंदर जिनके एल्गोरिथम सॉल्व नहीं हो सके, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी पावर से आगे चली गई, यानी कि वो या तो फैक्टोरियल्स में रिलाई कर रहे हैं या फिर एक्सपोनेंशियल जो है हमारा n जो है वो एक्सपोनेंशियल में चला गया. हम पावर नहीं कहते, हम इसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स, ठीक है. पॉलिनोमियल फंक्शन हम समझते हैं ना. पॉलिनोमियल फंक्शन जी किस सर, किस्म का होता है कि वो n की कोई n चीज की पावर पावर जो होती है. बिल्कुल जी बिल्कुल. n स्क्वायर है या n क्यूब है या n क्यूब प्लस n स्क्वायर है, तमाम के तमाम पॉलिनोमियल्स हैं. इवन n पावर 100 है, n पावर 1000 है, ये भी पॉलिनोमियल्स ही हैं. लेकिन अगर मेरे पास जो है वो n फैक्टोरियल है, ये फंक्शन की ग्रोथ डिफरेंट है, एक्सपोनेंट्स है इसकी फंक्शन की जो है 2 पावर n हो, 10 पावर n हो या n पावर n हो, सो ऑब्वियसली इन फंक्शंस की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है. बिल्कुल सर. ओके, सो P क्लास ऑफ प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके पोलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन फाइंड किए जा चुके हैं. NP क्लास के अंदर वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके पोलिनोमियल टाइम के सॉल्यूशन अभी तक फाइंड नहीं किए जा सके. वी आर नॉट सेइंग कि उनके पोलिनोमियल टाइम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं. अगर कोई ये साबित कर दे कि इसका पोलिनोमियल टाइम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता या करता है, तो दोनों के लिए वी हैव $1 million प्राइज. कि कोई अगर ये बता दे कि जो है वो NP क्लास में जो प्रॉब्लम है इनके एग्जिस्ट ही नहीं करते पोलिनोमियल टाइम के सॉल्यूशन, तो कोई ये भी साबित नहीं कर सका है. लेकिन कोई ये भी साबित नहीं कर सका है कि इसका पोलिनोमियल टाइम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अगर एग्जिस्ट करता तो वो बना के देख रहा था, लेकिन कोई ये भी साबित नहीं कर सका कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो वी आर सेइंग ये वो तमाम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके जो है वो पोलिनोमियल टाइम के सॉल्यूशन नहीं बनाए जा सके हैं. और neither one is saying कि उसके एग्जिस्ट ही नहीं करते पोलिनोमियल टाइम के सॉल्यूशन. वन कुड नॉट प्रूव दिस थिंग, बट